नमस्कार, मैं प्रियदर्शन कुमार सिविल सर्विस स्पोर्ट चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग 66 बीपीएससी प्रीलिम्स के टेस्ट 3 पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा के क्रम में कुल 64 क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप लोग भी इन 64 क्वेश्चंस को खुद से बनाने की कोशिश करें और चेक करें कि इन प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। हमारा प्रथम प्रश्न है, दरभंगा में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ए. फिरोज शाह तुगलक, बी. मोहम्मद बिन तुगलक, सी. अलाउद्दीन खिलजी, डी. गयासुद्दीन तुगलक, ई. इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। दरभंगा में जामा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग ने मगध की दूसरी राजधानी किसे बनाया? ए. वैशाली, बी. पाटलिपुत्र, सी. गया, डी. भोजपुर, ई. इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए. वैशाली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से आदि मानव से जुड़े हुए साक्ष्य नहीं मिले हैं? ए. चिरांद, बी. चेचर, सी. मुंगेर, डी. मनेर, ई. इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो देखें, आंसर ए भी सही है चिरांद, ऑप्शन बी भी सही है चेचर, ऑप्शन सी भी सही है मुंगेर और ऑप्शन डी भी सही है मनेर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। अब इसमें इसमें ध्यान रखें, चिरांद जो है वह सारण जिले में पड़ता है, जबकि चेचर वैशाली जिले में, मनेर पटना में पड़ता है और इसके अलावे जो है नालंदा, मुंगेर और सोनपुर सभी जगह से आदि मानव से जुड़े हुए साक्ष्य मिले हैं। पूछा जा सकता है कि चेचर किस जिले में पड़ता है, तो इसीलिए इसे भी ध्यान में रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन मूर्ति कला का श्रेष्ठ नमूना कहाँ से प्राप्त हुआ था? ए. लौरिया नंदनगढ़, बी. रामपुरवा, सी. दीदारगंज, डी. बसाढ़, ई. इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, दीदारगंज से मौर्यकालीन मूर्ति कला का श्रेष्ठ नमूना प्राप्त हुआ। अब सवाल उठता है दीदारगंज कहाँ है? तो दीदारगंज जो है वह पटना में है और यहाँ से यक्षिणी की मूर्ति मिली थी। ध्यान रखिएगा, यक्षिणी की मूर्ति मिली थी। इसके अलावे देखें कि लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा और बसाढ़ से अशोक के स्तंभलेख के अवशेष प्राप्त हुए थे। और यह भी ध्यान रखें कि लौरिया नंदनगढ़ जो है वह पश्चिमी चंपारण में है, रामपुरवा पूर्वी चंपारण में है, जबकि बसाढ़ आपको वैशाली में है। तो ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में थियोसॉफिकल सोसाइटी से कौन नेता नहीं जुड़े थे? ए. मधुसूदन प्रसाद, बी. सरफराज हुसैन, सी. पुरेंदु नारायण सिंह, डी. डॉक्टर कृष्णनंदन घोष, ई. इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर कृष्णनंदन घोष यह थियोसॉफिकल सोसाइटी से नहीं जुड़े हुए थे, जबकि मधुसूदन प्रसाद, सरफराज हुसैन और पुरेंदु नारायण सिंह ये तीनों थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्थापित अशोक के स्तंभों का निर्माण हुआ था? ए. लाल बलुआ पत्थर से, बी. धूसर बलुआ पत्थर से, सी.
सफ़ेद बलुआ पत्थर से, डी काला बलुआ पत्थर से, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, धूसर बलुआ पत्थर से अशोक के स्तंभों का निर्माण किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर भाग गए थे? ए संपूर्ण आंदोलन, बी नागरिक अवज्ञा आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी व्यक्तिगत सत्याग्रह, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर भाग गए थे। और ये भागने वाले अकेले नहीं थे, इनके साथ और भी सदस्य थे। उनमें थे रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह। ध्यान रखेंगे कि पूछा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण के साथ और भी भागने वाले कौन थे। और यह जो घटना हुई वह 9 अगस्त 1942 को हुई थी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सबसे पहले नहीं को अंडरलाइन कर लें। कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए भित्ति चित्र और अरिपन मधुबनी चित्रकला के प्रकार हैं, बी मधुबनी चित्रकला का संग्रहालय पेरिस में बनाया गया है, सी शशिकला देवी के चित्र की प्रदर्शनी जापान में हो चुकी है, और ऑप्शन डी सिया देवी, भगवती देवी, कौशल्या देवी इसी चित्रकला से जुड़ी हुई थी। सॉरी है लिखा गया थी। और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो देखें कि भित्ति चित्र और अरिपन मधुबनी चित्रकला के प्रकार हैं। यह ऑप्शन आपका सत्य है। ऑप्शन बी कह रहा है कि मधुबनी चित्रकला का संग्रहालय पेरिस में है। यह आपका ऑप्शन जो है गलत है, और पूछ भी रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वह सत्य नहीं है, क्योंकि कह रहा है कि मधुबनी चित्रकला का संग्रहालय पेरिस में है, जबकि यह पेरिस में नहीं है बल्कि यह जापान में है, और जापान के लोकामाची सिटी में बनाया गया है। इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। बाकी तीनों ए, सी और डी तीनों सही हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। पटना में अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रथम आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ए मजरूल हक, बी पीर अली, सी सरफराज हुसैन, डी मीर अली, और ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी पीर अली। अब देखें कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध पटना में प्रथम आंदोलन 3 जुलाई 1857 को पीर अली के नेतृत्व में गरहट्टा मोहल्ले में हुआ था। यह गरहट्टा कहाँ है? पटना में है। और इस आंदोलन के दौरान पीर अली के घर को नष्ट कर दिया गया था। साथ ही इनके लगभग 26 जो साथी थे उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। तो इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी पीर अली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोटा विद्रोह बिहार के किस क्षेत्र में हुआ था? ए हाजीपुर, बी तिरहुत, सी सारण, डी पूर्णिया, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए भी सही है हाजीपुर, ऑप्शन बी भी सही है तिरहुत, ऑप्शन सी भी सही है सारण, और ऑप्शन डी भी सही है पूर्णिया। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ई एक से अधिक। अब देखें कि यह लोटा विद्रोह क्यों हुआ था।
तो इसका कारण था कि यहाँ के कैदियों के लिए यह प्रावधान था कि जो भी कैदी जेल में हैं उन्हें तांबे का लोटा देने का प्रावधान था। लेकिन वहाँ के जो अंग्रेज़ अधिकारी थे उन्होंने जो है कैदियों के लिए मिट्टी के बर्तन का प्रावधान किया, जो अब मिट्टी का बर्तन ही उन्हें दिया जाएगा। और इसी के विरोध में लोटा विद्रोह का शुरुआत हुआ और जितने भी कैदी थे वह आंदोलन पर बैठ गए और बोले कि मुझे तांबे का ही लोटा चाहिए। इसीलिए इसका नाम जो है वह लोटा विद्रोह पड़ा। नेक्स्ट है, बिहार की सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है? ए गोमती, बी कोसी, सी घाघरा, डी पुनपुन, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी घाघरा नदी। देखें कि बिहार में घाघरा नदी की कुल लंबाई जो है वह 80 किलोमीटर है और इसका जो अपवाह क्षेत्र है वह है सारण और सिवान। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के दाहिने से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियाँ कौन सी नहीं है? ए घाघरा, बी पुनपुन, सी फल्गु, डी क्यूल, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। देखें कि घाघरा, कोसी, गंडक, महानदी ये सारी नदियां जो हैं गंगा में जो है उत्तर से आकर मिलती हैं, मतलब बाएं से आकर मिलती हैं। जबकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दाहिने से, तो दाहिने से जो है वह घाघरा नहीं मिलती है, घाघरा मिलती है, जबकि रेस्ट जो है वह बाएं से आकर गंगा में मिलती है। और इसमें यह भी याद रखिएगा कि यह भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदियां नहीं हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आप लोग भी खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें और ख़ुद का असेसमेंट करें कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा कथन सत्य है। ए यह 160 मीटर सर्वोच्च रेखा द्वारा मैदान से अलग होता है। बी शिवालिक के पश्चिम में पश्चिमी चंपारण है। सी शिवालिक श्रेणी में थारू जनजाति पाई जाती है। डी केवल कथन ए और सी सही है। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले इसको कलर कर दें। तो अब चेक करें कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कह रहा है कि यह 160 मीटर सर्वोच्च रेखा द्वारा मैदान से अलग होता है। अलग शब्द लिखना भूल गए। यह 160 मीटर सर्वोच्च रेखा द्वारा मैदान से अलग होता है। यह ऑप्शन जो है वह सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि शिवालिक के पश्चिम में पश्चिमी चंपारण है। देखें कि ऑप्शन बी भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है शिवालिक पर्वत श्रेणी में थारू जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन सी भी सही है। और डी कह रहा है कि केवल कथन ए और सी सही है। इसलिए डी जो है वह गलत होगा, क्योंकि ए, बी और सी तीनों सही है। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ए
दक्षिणी बिहार का मैदान गंगा नदी और बाहरी छोटा नागपुर के बीच स्थित है। दक्षिणी बिहार का मैदान गंगा नदी और बाहरी छोटा नागपुर के बीच स्थित है। बी, उत्तरी बिहार के मैदान की ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। सी कह रहा है दक्षिण बिहार के मैदान की ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। और ऑप्शन डी कह रहा है प्रेतशिला, रामशिला, जेठियन दक्षिण बिहार की पहाड़ियाँ हैं। और ऑप्शन ई कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखें कि दक्षिण बिहार का मैदान जो है वह गंगा नदी और बाहरी छोटा नागपुर के बीच स्थित है। यह ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट कह रहा है उत्तरी बिहार के मैदान की ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। यह भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि दक्षिण बिहार के मैदान की ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। यह भी सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि प्रेतशिला, रामशिला, जेठियन दक्षिण बिहार की पहाड़ियाँ हैं। तो यह भी ऑप्शन सही है। इसलिए पूछ रहा है कौन सा असत्य है, तो सभी सत्य है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी कथन जो है वह सत्य है। अब देखें कि प्रेतशिला जो है, प्रेतशिला, रामशिला और जेठियन, प्रेतशिला, रामशिला और जेठियन जो है वह गया जिले में है। और बिहार शरीफ में पीर पहाड़ी है। राजगीर में रत्नागिरी, उदयगिरी और वैभवगिरी पहाड़ियाँ हैं। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थान कौन सा है। ए, गोसाई स्थान, बी, महाभारत श्रेणी, सी, मपचाचुंग हिमनद, डी, सोमेश्वर श्रेणी, ई, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, सोमेश्वर श्रेणी से बूढ़ी गंडक का उद्गम होता है। अब देखें महाभारत श्रेणी से कमला नदी का, जबकि मपचाचुंग जो है वह तिब्बत से निकलती है। और महाभारत से ही कमला और मपचाचुंग दोनों नदियां निकलती हैं, जबकि तिब्बत से सरयू नदी निकलती है या घाघरा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू एयर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ए, यह एक कृत्रिम पदार्थ है। बी, इसका निर्माण DRDO ने किया है। सी, यह विश्व का सबसे भारी पदार्थ है। और डी, यह ऊष्मा का सुचालक है। ई, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो देखें कि फर्स्ट ऑप्शन जो है कह रहा है कि यह एक कृत्रिम पदार्थ है। यह आपका ऑप्शन जो है वह सत्य है। नेक्स्ट कह रहा है कि इसका निर्माण DRDO ने किया है। यह जो है वह गलत है, क्योंकि इसका निर्माण जो है वह इसरो के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि यह विश्व का सबसे भारी पदार्थ है। यह ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि यह विश्व का सबसे हल्का पदार्थ है। नेक्स्ट कह रहा है कि यह ऊष्मा का सुचालक है। यह ऑप्शन भी जो है वह गलत है, क्योंकि ब्लू एयर जो है यह ऊष्मा का कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ए, पीलिया, यकृत, टाइफाइड फेफड़ा, ल्यूकीमिया अस्थि मज्जा जिसे अंग्रेजी में बोन मेरो कहते हैं। उसके बाद है एफ्लाटॉक्सिन, यकृत या लीवर। और ई कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। देखिए पीलिया, यकृत, यह सही मिला हुआ है, सही सुमेलित है। बी कह रहा है
टाइफाइड से प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा है, यह भी आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कह रहा है ल्यूकीमिया अस्थिमज्जा, यह भी सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि एफ्लाटॉक्सिन, यह इससे लीवर प्रभावित होता है, यह भी सही है। तो कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो सभी सुमेलित है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन फफूंद या फंगस से होने वाली बीमारी है? ए दमा, बी खाज या स्कैबीज, सी रिंगवर्म, या फिर डी एथलेट्स फुट, या फिर ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो देखें इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। ये चारों ही जो ऑप्शन हैं वह सही है। चारों जो हैं बीमारी वह फंगस के कारण ही होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में रक्त ब्लड के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा या बोन मैरो में होता है, बी रक्त शरीर के ताप नियंत्रण में जो है मदद करता है, सी डब्ल्यूबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है, ऑप्शन डी एस्प्लिन को आरबीसी में नष्ट होता है, एस्प्लिन को आरबीसी का कब्रगृह कहा जाता है, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई, सभी कथन जो हैं वह सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मौत का कुआं उदाहरण है? ए अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स का, बी अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, ऑप्शन सी न्यूटन के तीसरे नियम का, डी न्यूटन के दूसरे नियम का, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स। मौत का कुआं जो उदाहरण है वह अभिकेंद्रीय बल का है। अब अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है? तो वह फोर्स जो वृत्त के केंद्र की ओर काम करता है उसे अभिकेंद्रीय या सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और वह फोर्स जो वृत्त के केंद्र के बाहर की ओर काम करता है उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। तो ध्यान में रखेंगे मौत का कुआं जो है वह सेंट्रीपिटल फोर्स का उदाहरण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? ए बल, बी त्वरण, सी दूरी, डी विस्थापन, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, दूरी जो है वह स्केलर क्वांटिटी है या अदिश राशि है। बाकी सब जो है बल, त्वरण, विस्थापन ये सभी सदिश राशि हैं। और इसमें यह भी ध्यान रखेंगे कि अदिश राशि जो है वह है द्रव्यमान, चाल, दूरी, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप, दाब। जबकि वेक्टर क्वांटिटी या फिर सदिश राशि जो है वह है वेग, संवेग, आवेग, बल, बल आघूर्ण, त्वरण आदि। तो इन सभी को ध्यान में रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर को मजबूत और अधिक उछाल बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ए बोरॉन, बी सल्फर, सी कैल्शियम, डी ब्रोमीन, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक रबर को मजबूत और अधिक उछाल बनाने के लिए उसमें सल्फर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डच मेटल के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? ए कॉपर और जस्ता, बी कॉपर और टीन, सी कॉपर और एल्यूमिनियम, डी
कॉपर और जस्ता, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। ए और डी एक ही ऑप्शन हो गया, तो हमारा आंसर होगा 23rd का ऑप्शन ए, कॉपर और जस्ता, या यूं कहें कि ए और डी दोनों एक ही ऑप्शन है। कॉपर और जस्ता जो है उसका उपयोग डच मेटल के बनाने में किया जाता है, जबकि ये कॉपर और टीन का उपयोग कांसा बनाने में, जबकि कॉपर और एल्युमिनियम का प्रयोग रोल्ड गोल्ड में किया जाता है, और कॉपर और जस्ता का प्रयोग डच मेटल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माणिक और नीलम बना होता है। ए कैल्शियम ऑक्साइड, बी एल्युमिनियम ऑक्साइड, सी फास्फोरस ऑक्साइड, डी सोडियम ऑक्साइड, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, एल्युमिनियम ऑक्साइड का बना होता है माणिक और नीलम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पीय पादपों के परागण करने वाले एजेंट हैं। पुष्पीय पादपों में परागण करने वाले एजेंट हैं। ए चींटी, बी चमगादड़, सी तेतैया, डी केवल ए और बी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। चींटी भी सही है, चमगादड़ भी सही है, तेतैया भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में रोग प्रतिरोधी प्रतिरक्षा प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं। ए त्वचा, बी लार, सी जठर रस, डी ज्वर, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। त्वचा भी सही है, लार भी सही है, जठर रस भी सही है, और ज्वर भी सही है। ये सभी जो हैं हमारे शरीर में प्रतिरोधी प्रतिरक्षा प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव उत्सर्जी अंग नहीं है। मानव उत्सर्जी अंग नहीं है। ए गुर्दा या किडनी, बी यकृत या लीवर, सी फेफड़ा या लंग्स, डी त्वचा या स्किन, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई। देखिए, गुर्दा भी सही है, बी भी सही है लीवर, और ये सी भी सही है फेफड़ा या लंग्स, ऑप्शन डी भी सही है स्किन। तो पूछ रहा है कि मानव उत्सर्जी अंग नहीं है, तो इनमें से सारा जो ऑप्शन है ए बी सी डी, सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वह मानव उत्सर्जी अंग हैं। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय है, सुधार कर लीजिएगा, राष्ट्रीय आय है, ठीक है। ऑप्शन ए बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, बी साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, सी बाजार मूल्य पर निवल देशीय उत्पाद, डी साधन लागत पर निवल देशीय उत्पाद, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। इसी को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था। ए W.A. लेविस द्वारा, बी P.C. महालनोबिस द्वारा, सी जी मेडाल द्वारा, डी आर नर्क्से द्वारा, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। आप लोग खुद से भी बनाने की कोशिश करें। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, जी मेडाल के द्वारा रोलिंग प्लान का सुझाव दिया गया था। और यह जो सुझाव दिया गया था, यह खास करके यह प्लान बनाया गया था ये पिछड़े देशों के लिए। और
रोलिंग प्लान को ही जो है अनवरत योजना भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और यह जो है सर्वप्रथम 1978 में जनता पार्टी की सरकार के द्वारा यह प्लान लाया गया था। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जी मिडाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था? ए समावेशी विकास, बी गरीबी उन्मूलन, सी कृषि विकास, डी सभी को शिक्षा, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, गरीबी उन्मूलन जो है वह पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। यह भी पूछा जा सकता है कि ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब तक था? तो यह जो है 1974 से लेकर 1979 ईस्वी तक था। और इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है गरीबी उन्मूलन के अलावे जो है रोजगार में वृद्धि, आत्मनिर्भरता, इन चीज़ों पर भी जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी? ए 1962 से 64, बी 1966 से 69, सी 1978 से 81, डी 1967 से 71, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, 1966 to 69। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन किस सूची में है? आर्थिक नियोजन किस सूची में शामिल है? ए समवर्ती सूची, बी संघ सूची, सी राज्य सूची, डी अवशिष्ट सूची, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72, बी अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123, सी उच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति अनुच्छेद 143, ऑप्शन डी महाअभियोग अनुच्छेद 61, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखें, क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 यह भी सही है। नेक्स्ट कह रहा अध्यादेश, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 यह भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि उच्च न्यायालय के परामर्श लेने की शक्ति 143। तो यह ऑप्शन जो है यह गलत है, क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति जो है वह है 143 में। और डी कह रहा है कि महाअभियोग आर्टिकल 61 यह भी सही है। तो पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। उच्च न्यायालय की जगह पर होगा सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? ए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बी संसद के सदस्य और विधानमंडल के सदस्य, सी संसद के सदस्य, विधानमंडल और विधान परिषद के सदस्य, डी संसद के सभी सदस्य, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो पूछा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद के सभी सदस्य, चाहे वह लोकसभा के हों या फिर राज्यसभा के हों, निर्वाचित हों अथवा मनोनीत हों, उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी भाग लेते हैं। इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद के सभी सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं? ए कैबिनेट मंत्री और उपमंत्री, बी कैबिनेट मंत्री केवल कैबिनेट मंत्री, सी प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री, डी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी,
केवल कैबिनेट मंत्री। देखें कि कैबिनेट मंत्री में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं, जबकि मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री के साथ साथ राज्य मंत्री और उप मंत्री भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ए, संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है। बी, संसद के संयुक्त अधिवेशन में भाग ले सकता है। सी, मतदान कर सकता है। डी, संसद के किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है। ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है महान न्यायवादी के संदर्भ में? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि महान न्यायवादी जो है लोकसभा या राज्यसभा हो, वह किसी भी सदन में जा सकता है, उसमें बहस कर सकता है, लेकिन साथ ही संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक में भी वह भाग ले सकता है, लेकिन उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, मतदान कर सकता है। यह कथन जो है यह असत्य है, मतदान नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा याचिका जो है वह दायर की जा सकती है? ए, मैंडमस। सी, कटियोरी। सी, को वारंटो। डी, हेवियस कॉर्पस। और ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, हेवियस कॉर्पस। कि हेवियस कॉर्पस को ही बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है, और यह रीट जो है किसी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के औचित्य का परीक्षण करने के लिए यह याचिका दायर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सुमेलित नहीं है? नहीं को सबसे पहले अंडरलाइन कर ले कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सुमेलित नहीं है। ए, बुमला अरुणाचल प्रदेश में। बी, जेलेपला सिक्किम में। सी, मुलिंग उत्तराखंड में। डी, शिवकिला हिमाचल प्रदेश में। ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो देखें कि बुमला जो है वह अरुणाचल प्रदेश में है, यह भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि जेलेपला यह सिक्किम में है, यह भी सही है। सी कह रहा है मुलिंग उत्तराखंड, यह भी सही है। और डी कह रहा है कि शिवकिला हिमाचल प्रदेश, यह भी सही है। तो पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सभी जो है वह सुमेलित है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है? ए, दमन द्वीप को लक्षद्वीप से। बी, अंडमान निकोबार को श्रीलंका से। सी, अंडमान को निकोबार से। डी, लक्षद्वीप को मालदीव से। ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 डिग्री चैनल जो है वह अंडमान को निकोबार से अलग करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? भील गुजरात में। बोडो गारो में। सी, जौनसारी उत्तराखंड में। डी, गद्दी अरुणाचल प्रदेश में। ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ए, देख लें, ए, भील जनजाति जो है वह गुजरात में है, यह ऑप्शन सही है। बोडो जो है वह गारो में है, यह भी सही है। जौनसारी जो है वह उत्तराखंड में है, यह ऑप्शन भी सही है। जबकि ऑप्शन डी कह रहा है गद्दी जनजाति जो है वह अरुणाचल प्रदेश में है, यह ऑप्शन गलत है। गद्दी जनजाति जो है वह हिमाचल प्रदेश में है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? सोन, नर्मदा। सी, महानदी। डी, बी और केवल बी और सी। ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई, सोन भी सही है, नर्मदा भी सही है और महानदी भी सही है। ये तीनों जो नदियां हैं वह अमरकंटक से निकलती है
और एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गंगा में मिलने वह कौन सी नदियां हैं जो दक्षिण से उत्तर की ओर आकर गंगा में मिलती हैं, तो वह है सोन नदी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ए, तवा प्रोजेक्ट नर्मदा नदी पर, बी, मैतूर डैम कावेरी नदी पर, सी, इकाई प्रोजेक्ट तापी नदी पर, डी, इडुक्की पेरियार नदी पर, ई, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक, क्योंकि तवा प्रोजेक्ट जो है यह नर्मदा नदी पर है, मैतूर डैम यह भी सही है कि कावेरी नदी पर है, इकाई प्रोजेक्ट है तापी नदी पर, यह भी सही है, और इडुक्की जो है वह पेरियार नदी पर है, यह भी सही है, और इडुक्की जो है ये पेरियार नदी पर, और यह जो डैम है यह आपको केरल में पड़ता है। नेक्स्ट है, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं? ए, पर्ण से, बी, बीज से, सी, तने से, डी, मूल से, ई, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, बीज से। कपास के रेशे बीज से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा कथन सत्य है? ए, भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, बी, विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश चीन है, सी, भारत में चीनी उद्योग चौथा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, डी, चीनी का प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। तो अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जबकि ऑप्शन बी कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश चीन है। यह गलत है। सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश आपका ब्राज़ील है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में चीनी उद्योग चौथा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। यह भी गलत है। दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। नेक्स्ट कह रहा है कि चीनी का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। यह भी गलत है। चीनी का प्रति हेक्टेयर उत्पादक जो है वह तमिलनाडु करता है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वह ऑप्शन ए होगा कि भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए, उनमें पूरा जीवाश्मीय बहुत कम होते हैं, बी, वे जल के लिए सरंध्र होती हैं, सी, वे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं, डी, इन चट्टानों में सिलिका नहीं होता है, ई, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, वे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं। यह भी ऑप्शन गलत है कि उनमें पूरा जीवाश्मीय बहुत कम होते हैं। यह ऑप्शन गलत है। उसके बाद है कि वे जल के लिए सरंध्र होते हैं। यह भी ऑप्शन गलत है। और नेक्स्ट का, इन चट्टानों में सिलिका नहीं होता है। यह भी ऑप्शन गलत है। देखें कि आग्नेय चट्टान में जो है परतें नहीं पाई जाती हैं और इनमें पानी का जो है प्रवेश बहुत कम होता है, इसलिए स्वरंध्र नहीं है, और यह रवेदार भी होता है और रवेदार भी। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मराठों के उत्कर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, मराठा शक्ति के उदय का आधार उनमें राष्ट्रीय भावना का उभार है, बी, मराठा नेताओं की उच्च नेतृत्व क्षमता, सी, स्वतंत्र राज्य की इच्छा शक्ति, डी, भौगोलिक परिस्थितियाँ। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। ए कह रहा है कि राष्ट्रीय भावना का उभार। यह ऑप्शन सही है। वह इसलिए कि आप देखेंगे कि जाति, धर्म, भाषा, साहित्य आदि ने इसे
इस आदि ने राष्ट्रीय एकता की भावना को इनमें जन्म दिया, इसलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि मराठा नेताओं की उच्च नेतृत्व क्षमता, यह भी सही है। सी कह रहा है कि स्वतंत्र राज्य की इच्छा शक्ति, यह भी सही है। और डी कह रहा है कि भौगोलिक परिस्थितियाँ। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ए नवाब लियाकत अली शाह, बी शहादत खां, सी मौलाना फजलुल हक खैराबादी, डी मौलवी अहमदुल्ला शाह, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, ये मौलवी अहमदुल्ला शाह। और यह भी ध्यान रखें कि इनकी गिरफ्तारी के लिए अंग्रेज़ सरकार ने 50,000 रुपये का उस समय इनाम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में शिक्षित मध्यम वर्ग की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए इन्होंने विद्रोह का विरोध किया था, बी ये विद्रोह के प्रति उदासीन रहे, सी ये देसी रियासतों के प्रति आक्रामक रुख अपनाया, डी इन्होंने विद्रोह का समर्थन किया, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन जो है वह गलत है कि इन्होंने विद्रोह का विरोध किया। बी कह रहा है कि ये विद्रोह के प्रति उदासीन रहे, या ऑप्शन सी रहे, ऑप्शन बी जो है वह सही है, क्योंकि उन्होंने ना ही उसका समर्थन किया और ना ही 1857 का विरोध किया। नेक्स्ट सी कह रहा है कि ये देसी रियासतों के प्रति आक्रामक रुख अपनाया, यह ऑप्शन गलत है। डी कह रहा है कि इन्होंने विद्रोह का समर्थन किया, यह भी ऑप्शन गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह विद्रोह के प्रति उदासीन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? ए दानापुर, बी पटना, सी मुंगेर, डी मुजफ्फरपुर, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी मुंगेर। बाकी दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर यह काफ़ी प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा कथन असत्य है? ए आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई, बी इसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे, सी इन्होंने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, पशु बलि तथा झूठे कर्मकांडों का विरोध किया, डी इन्होंने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखें ऑप्शन ए कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना 1835 ईस्वी में हुई, यह जो ऑप्शन है वह गलत है। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। बाकी ऑप्शन जो है वह सही है, बी सी डी तीनों ऑप्शन सही हैं। तो असत्य पूछ रहा है, तो असत्य जो है वह ऑप्शन ए है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ए सर सैयद अहमद खां, बी नवाब सलीमुल्लाह खां, सी आगा खां, डी मोहम्मद इकबाल, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नवाब सलीमुल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान के भेंट की चर्चा की थी? तो ए मेगास्थनीज, बी प्लिनी, सी स्ट्रैबो, डी जस्टिन, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान के भेंट की चर्चा अपनी पुस्तक में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबलीपुरम मंदिर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सबसे पहले असत्य को अंडरलाइन कर लें, उसके बाद ऑप्शन देखें कि ऑप्शन ए कह रहा है कि यह मंदिर द्रविड़ शैली में बनी है, ऑप्शन बी कह रहा है इस मंदिर का निर्माण चट्टानों को काटकर किया गया, ऑप्शन सी कह रहा है
कि इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया। और ऑप्शन डी कह रहा है कि शोर मंदिर, ईश्वर मंदिर और मुकुंद मंदिर जो है इसी मंदिर के भाग हैं। ऑप्शन ई कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी कथन सत्य हैं। इस मंदिर, यह जो मंदिर है वह द्रविड़ शैली में बनी है। ऑप्शन बी कह रहा है इस मंदिर का निर्माण चट्टानों को काट कर किया गया था, यह भी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है कि इस मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया, यह भी सही है। और शोर मंदिर, ईश्वर मंदिर और मुकुंद मंदिर, ये तीनों जो मंदिर हैं वह महाबलीपुरम मंदिर के ही भाग हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, अर्थात सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोल्काप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? ए प्रशासन से, बी विधि से, सी व्याकरण से, डी वास्तुशास्त्र से, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, व्याकरण से। तोल्काप्पियम तमिल साहित्य का एकमात्र ग्रंथ है, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुव क्या है? ध्रुव क्या है? ए यह स्वदेशी नेविगेशन चिप है, बी इसका निर्माण आईआईटी कानपुर के छात्रों द्वारा किया गया, ऑप्शन सी इसका उपयोग विभिन्न स्थानों एवं मार्गों को जानने के लिए किया जा सकता है, डी केवल ए और बी सत्य है, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि यह स्वदेशी नेविगेशन चिप है, यह ऑप्शन सही है। दूसरा कह रहा है कि इसका निर्माण जो है वह आईआईटी कानपुर के छात्रों द्वारा किया गया, यह ऑप्शन जो है यह गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि इसका उपयोग विभिन्न स्थानों एवं मार्गों को जानने के लिए किया जा सकता है, यह भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। और ऑप्शन बी जो है इसका निर्माण आईआईटी कानपुर के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि आईआईटी दिल्ली के द्वारा किया गया था। इसे एक बार आप चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बधावन बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दी गई है, यह किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी ओडिशा, सी पश्चिम बंगाल, डी तमिलनाडु, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्रोह का 100वीं वर्षगांठ 2021 में मनाया जाएगा? ए मुंडा विद्रोह, बी मोपला विद्रोह, सी नील विद्रोह, डी सन्यासी विद्रोह, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह 1921 में मुसलमानों द्वारा हिंदू जमींदारों के खिलाफ हुआ था, उसी का 100वीं वर्षगांठ जो है वह 2021 में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया जाएगा? ए नागर शैली, बी वेसर शैली, सी द्रविड़ शैली, डी नागर और वेसर की मिश्रित शैली, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, नागर शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सतत विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? ए 116, बी 118, सी 119, डी 117, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, 117वें स्थान पर भारत है। और यह जो सूचकांक है, इस सूचकांक में स्वीडन पहले स्थान पर है और अंतर्राष्ट्रीय सतत विकास सूचकांक यह कैम्ब्रिज द्वारा जारी किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में जैविक मसाले बीज पार्क की स्थापना किया जाएगा? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश,
सी गुजरात, डी राजस्थान, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात में जैविक मसाले के लिए बीज पार्क की स्थापना की जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी के लिए 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जा रहा है? ए रोजर पेनरोस, बी राइनहार्ड गेंजल, सी एंड्रिया गेज, डी ए और बी दोनों, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। ए भी सही है, बी भी सही है राइनहार्ड गेंजल, सी भी सही है एंड्रिया गेज। इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। और यह जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है इनको, वह मूलतः ब्लैक होल के बारे में खोजने के लिए इन्होंने खोज किया था, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स का 12वां शिखर सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किया जाएगा? ए रूस, बी दक्षिण अफ्रीका, सी ब्राज़ील, डी चीन, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, रूस में। देखें, ब्रिक्स में 5 देश हैं, रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, चीन और इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी के तट पर बसे शहरों में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? ए पटना, बी प्रयागराज, सी कानपुर, डी बनारस, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, बनारस। तो मित्रों, कुल 64 क्वेश्चंस पर आज हम लोग डिस्कशन किए, और आप भी खुद मूल्यांकन करें कि कितने क्वेश्चंस को आपने सही किया है, और एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ हमसे और हमारे चैनल सिविल सर्विस स्पोर्ट्स से आप जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल सिविल सर्विस स्पोर्ट को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, एंड बेल आइकन का बटन है जिसे दबाएं ताकि आने वाली वीडियो जो भी हों उनकी सूचनाएं आप तक पहुंच सकें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।